पीजे सर वाले मार्कर हैं शायद। चलो बच्चे बात बंद करो बेटा जरा जल्दी से। नहीं, लास्ट टाइम पे स्टेशनरी वेव डिस्कस किया था जिसमें केवल स्टेशनरी वेव का मीनिंग आया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये आई थी कि स्टेशनरी वेव के लिए दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। उसी पार्ट से आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि रस्सी रस्सी वाला पार्ट है, टिग्नोमेट्री आएगी और काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, तो इसलिए पहले समझ लेना ढंग से टॉपिक, उसके बाद फिर क्वेश्चंस में यूज करना। एक रस्सी है, दो एंड पॉइंट्स पर बंधी है, रस्सी की लेंथ एल है। ये वो रस्सी है जिसकी लेंथ एल है। कल वाला डेरिवेशन दोबारा करा रहा हूं क्योंकि ये जेई मेंस में आ चुका है, इसलिए हो सकता है वापस रिपीट हो जाए। एक रस्सी है जिसकी लेंथ एल है, दोनों एंड्स पर बंधी है। मैंने इस रस्सी को एक एंड से खींच के छोड़ा, इसमें एक वेव प्रोड्यूस हुई जो इस तरीके से मूव करते हुए एंड पॉइंट पर टकराई और टकराने के बाद वापस लौट आई। ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। इंसिडेंट वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इक्वेशन में आ जाएगा बीच में माइनस साइन और दोनों के बीच में पाई का फेस डिफरेंस है। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों का सुपर पोजिशन करा दें। जब सुपर पोजिशन कराएंगे तो y1 और y2 दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ए कॉमन ले लें, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। यहां से स्टेशनरी वेव की इक्वेशन ये मिल गई। ये इक्वेशन सही है गलत कैसे पता चलेगा? पता करने का तरीका फिगर से देखो। इस फिगर में रस्सी दोनों एंड पॉइंट्स पर बंधी हुई है। कल बताया था कि रस्सी जहां बंधी होती है वहां नोड बनता है क्योंकि नोड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ये रस्सी का इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पर रस्सी की लेंथ जीरो। ये रस्सी का फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पर रस्सी की लेंथ एल। चेक करके देखें कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। चेक करने का तरीका, ये इक्वेशन इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो सही है, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो रख के चेक करें। पुट x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1। तो यहां जब x की जगह जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एंटायर टर्म बन गया जीरो। इसका मतलब x बराबर जीरो पर y की वैल्यू जीरो आ रही है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू l के बराबर है तो y की वैल्यू जीरो आना चाहिए, तो इक्वेशन 1 में इस कंडीशन को यूज करें, y की वैल्यू जीरो, x की जगह l। मैथमेटिक्स में अगर तीन टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को जीरो होना चाहिए, किसी एक को जीरो से इक्वेट कर दें। साइन थीटा की वैल्यू जीरो होती है जब थीटा एन पाई के बराबर होता है। के को 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दें, पाई से पाई कॉमन कैंसिल हो गया, यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल गई जिसमें एन क्या है, एन एक नंबर है जो 1 से शुरू होता है, जीरो से क्यों नहीं? अगर एन को जीरो रख देंगे तो लैम्डा इनफाइनाइट हो जाएगा। एक ऑसिलेशन में लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, इसलिए एन की वैल्यू 1 से शुरू होती है। जेई मेंस 2006 में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया, लैम्डा पूछा था, लेंथ गिवन थी, फॉर्मूले में रखो आंसर बताओ, आज वो क्वेश्चन आएगा। ये जो डेरिवेशन है इसको मैं बार बार कर रहा हूं, कल किया था, आज किया, तीसरी बार आप करोगे क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन है इसलिए डेरिवेशन रिपीट कर रहा हूं। सेकंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्प्रिंग। कल बताया था कि रस्सी में स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है लेकिन स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी नहीं निकाल सकती। रस्सी में ट्रांसवर्स वेव भी प्रोड्यूस होती है, उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सपोज जिस रस्सी में वेव चल रही है उसकी मास और लेंथ कुछ मान लें, सपोज मास एंड लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग आर कैपिटल एम एंड कैपिटल एल। ऐसी स्थिति में रस्सी में वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं v बराबर अंडर रूट टी बाई एम, जिसमें t होता है टेंशन फोर्स और छोटा m होता है कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, जिसको लिखते हैं लीनियर मास डेंसिटी। m है टोटल मास, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। रस्सी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच का यूज करते हैं। यहां से इसे इक्वेशन 1 में ले जाएं तो वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर टी।
इस फॉर्मूले में आर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो पाई आर स्क्वायर कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाई आर स्क्वायर कहलाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से रिप्लेस कर दें तो V बराबर T अपॉन अंडर रूट AD। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं स्ट्रेस। तो अगर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस लिखते हैं तो यहां से स्ट्रेस के फॉर्म में रिलेशन आ गया। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ही दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है, यंग्स मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस को लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। इसे इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें। जेई मेंस 2016 में इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया। फॉर्मूला बेस पार्ट है, आसान पार्ट है, मैकेनिक्स पूरी पढ़ ली है, इसलिए बच्चों को टेंशन निकालना आना चाहिए। जिनको नहीं आता उनको मैं सिखा देता हूं। एक रस्सी किसी रिजिड सपोर्ट पर बंधी है, इस रस्सी के किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकालना है, सपोज यहां निकालना है। तो टेंशन निकालने का तरीका होता है वेट हैंग्ड एट दिस पॉइंट। वेट को लिखते हैं mg, तो इससे जो वेट हैंग्ड है मास इंटू जी। इसका मतलब रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर वेट हैंग्ड अलग अलग होगा। आईआईटी और जेई मेंस हमेशा अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन पूछ लेते हैं और उससे वेलोसिटी निकलती है। अगर ये रस्सी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के केस में जो भी टेंशन होगा यानी जो भी वेट हैंग्ड होगा वो हर पॉइंट पर सेम होगा। तो अगर रस्सी हॉरिजॉन्टल है तो टेंशन सब जगह सेम है। अगर रस्सी वर्टिकल है तो हर पॉइंट पर टेंशन अलग अलग है। इस पॉइंट पर वेट हैंग्ड ये पूरा, इस पॉइंट पर वेट हैंग्ड ये पूरा, यानी जिस पॉइंट पर वेट हैंग देखना होता है उसके नीचे देखते हैं, ऊपर क्या है उससे मतलब नहीं है। यहां देखना है तो ये नहीं कि सर ऊपर कितना पोर्शन से बंधा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। हर पॉइंट पर वेट हैंग निकाल के हम आसानी से इस चीज को निकालते हैं। वेलोसिटी के बाद तीसरी क्वांटिटी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन ए स्ट्रिंग। जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो पहले दो फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा अंडर रूट T/m और वेवलेंथ का फॉर्मूला डिराइव करके लिखा लैम्डा बराबर 12/n। निकालना है फ्रीक्वेंसी। जो डिफरेंट टर्म्स डिस्कस हुए थे उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था V/λ। तो V और लैम्डा दोनों मिल गए। देखें, V की वैल्यू अंडर रूट T/m, लैम्डा की वैल्यू रखने के लिए n की मिनिमम वैल्यू से शुरू करें। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा 12/1, तो ये हो गया 12/1 पहला फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जिसमें लैम्डा को रख रहे हैं 12/1। एक बार फिर से वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला, n की नेक्स्ट वैल्यू 12/2, ये हो गया 12/2। एक बार फिर से वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला, लैम्डा की नेक्स्ट वैल्यू 12/3, तो ये लैम्डा की नेक्स्ट वैल्यू हो गई 12/3। इस तरीके से फॉर्मूले आगे बढ़ाते जाएंगे। जो सबसे पहला फॉर्मूला आया उसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसका दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। अगले का नाम सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। अगले का नाम थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। सबसे पहली बात, ये नाम है क्या, यानी किसके बेस पे ये नाम लिख रहे हैं। जैसे फंडामेंटल क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, ये सब नाम क्या हैं उस पर बात करते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे कम फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चेक करो, देखो अंडर रूट T/m तो सब में आ रहा है, 1/12, 2/12, 3/12 वैल्यू बढ़ती जा रही है। जो सबसे कम वैल्यू है उसको कहते हैं फंडामेंटल। हार्मोनिक मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल का कितने टाइम्स, उसको कहते हैं हार्मोनिक। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा, इसलिए सेकंड हार्मोनिक। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा थर्ड हार्मोनिक। यानी मैं टेस्ट पेपर में पूछ लूं 10th हार्मोनिक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ओवरटोन फंडामेंटल से बड़ी, ग्रेटर देन फंडामेंटल, इसको कहते हैं ओवरटोन। फंडामेंटल से बड़ी पहली वैल्यू ये है फर्स्ट ओवरटोन, इससे बड़ी वैल्यू ये है सेकंड ओवरटोन, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी थर्ड ओवरटोन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर जिस नंबर का हार्मोनिक होता है उससे एक नंबर कम ओवरटोन होता है। आप भी कर सकते हो, लेकिन रस्सी में तो काम कर जाएगा, परसों जब ऑर्गन पाइप डिस्कस होगा तो वहां नहीं काम करेगा। इसलिए डेफिनेशन याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहो तो रस्सी में ऐसे याद कर लो कि जिस नंबर का हार्मोनिक उससे एक नंबर कम ओवरटोन, चलेगा। लेकिन जब ऑर्गन पाइप डिस्कस करेंगे तो वहां डेफिनेशंस काम करेंगी, वहां ये मेथड काम नहीं करेगा। हमने लास्ट टर्म पे स्टेशनरी वेव का फिगर बनाया था, जिसमें एक वेव जाती थी, एक लौट कर आती थी। इनके सुपर पोजिशन से स्टेशनरी वेव बनती थी। सारे बच्चों की कॉपीज में ये फिगर बना हुआ है, जिसमें ये थे नोट्स। अब मुझे इन सबके फिगर बनाने हैं, फिगर बनाने का तरीका सीखना है। एक रस्सी 2 एंड पॉइंट्स पर बंधी है, एक रस्सी 2 एंड पॉइंट्स पर बंधी है,
एक रस्सी दो एंड पॉइंट्स पर बंधी है। अगर रस्सी एंड पॉइंट्स पर बंधी होती है तो दोनों एंड्स पर नोड बनता है, तो यहां हर जगह दोनों एंड्स पर नोड बन रहा है। ठीक है, पहली इक्वेशन है लैम्डा बराबर 12, तो एल को लिखेंगे लैम्डा बाई 2। तो पहली इक्वेशन में एल को लिखना चाहिए लैम्डा बाई 2। कल बताया था कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, यानी पहला फिगर इतना सा बनना चाहिए। तो ये बन गया पहला फिगर। सेकंड केस में लेंथ एल को लिखेंगे 2 लैम्डा बाई 2। तो 2 लैम्डा बाई 2, इसमें देखो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, यानी इतना बड़ा फिगर यहां बनना चाहिए। तो ये बन गया देखो, ठीक है ना। तीसरे केस में लेंथ 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 तीन बार, 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है ना। इसको देख के एक बात समझ में आ रही है क्या? पहले फिगर में एक लूप है 1/12, अगले में दो लूप्स 2/12, उसके बाद तीन लूप्स 3/12। इसका मतलब अगर रस्सी में पी लूप्स बने, इफ पी लूप्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? P/12 √T/m, और T/m का दूसरा फॉर्मूला था T/πr²d। तो ये फ्रीक्वेंसी को निकालने का जनरल फॉर्मूला हो गया। रस्सी में फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे तो सारे इनसे सॉल्व करने पड़ेंगे। हालांकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आता है फंडामेंटल पे, तो फंडामेंटल सबको याद होना चाहिए। बाकी तो जनरल फॉर्मूले से आप सारे हार्मोनिक और सारे ओवरटोन देख सकते हो। चलो पहले इतना कॉपी करो। हर फॉर्मूले के सामने उसका फिगर बनाना, ये नहीं कि फॉर्मूले अलग चले जाएं फिगर अलग चले जाएं, ये फंडामेंटल का फिगर है।
हो गया भाई, लिख लिया? चलो एक लास्ट पार्ट और देखो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करो।
ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला है P/2L√T/m, इसमें एक इंपॉर्टेंट डिपेंडेंस आ रही है टेंशन। फ्रीक्वेंसी टेंशन के प्रोपोर्शनल है, और टेंशन के बारे में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में, थोड़ा बहुत पार्ट देखें, रिवाइज कर लें थोड़ा सा। एक वायर है जिससे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है, अगर इस सस्पेंडेड ब्लॉक को किसी लिक्विड में डिप कर दें तो टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। पहले केस में टेंशन विल बी इक्वल टू वेट हैंग, और दूसरे केस में टेंशन विल बी mg माइनस बायोनेंसी फोर्स v इंटू रो इंटू जी। उसी फॉर्मूले में रख लें n1/n2 इज इक्वल टू √T1/T2, तो यहां से बायोनेंसी फोर्स की एप्लीकेशन आ जाएगी। इस फॉर्मूले में v वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जो ब्लॉक सस्पेंड किया उसका वॉल्यूम, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ज्यादातर क्वेश्चंस में पानी होता है, पानी की डेंसिटी एग्जामिनर कभी नहीं देता, कितनी होती है? 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ज्यादातर बच्चे 1 याद रखते हैं, तो 1 का यूनिट सीजीएस यूनिट होता है। इसी तरीके से सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड एक आध बार कहीं मिल जाए, ऑक्टेव, और ज्यादा प्रिसाइसली वर्ड मिलता है ऑक्टेव हायर या ऑक्टेव लोअर। ऑक्टेव का मतलब होता है म्यूजिक के 8 स्वर, 8 टोन्स, सारे गामा पाधा नी सा, उसको कहते हैं ऑक्टेव। ऑक्टेव हायर का मतलब फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, ऑक्टेव लोअर का मतलब फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दो। जो लोग म्यूजिक सीखते हैं, तो प्लेबैक सिंगर्स को, जो म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं, वो जब गाना गाने के लिए बोलते हैं तो वो इसी वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कोई भारी गाना गाना है तो कहते हैं ऑक्टेव लोअर फ्रीक्वेंसी के पिच पर गाना गाओ। कोई पतला गाना गाना है, किसी को पतली आवाज में गाना गाना है, तो ऑक्टेव हायर फ्रीक्वेंसी पर गाना गाने की कोशिश करो। तो वहां वो ये नहीं कहते डबल फ्रीक्वेंसी का गाना गाओ, ऑक्टेव वर्ड का यूज करते हैं। एक क्लास 11th में प्रैक्टिकल है जो किसी ने किया नहीं है, वो है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। सोनोमीटर एक लकड़ी का बॉक्स होता है, इस लकड़ी के बॉक्स पर एक तार बंधा होता है, और इस तार से कुछ वेट हैंग कर दिए जाते हैं जिससे इस तार की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकें। क्लास 11th में सोनोमीटर प्रैक्टिकल का बेसिक यूज होता है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क या वायर। फॉर्क या वायर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिकल का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल है प्रैक्टिकल का कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो फ्रीक्वेंसीज बराबर होती हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम होता है। मेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल में ये वर्ड है रेजोनेंस। रेजोनेंस पे बात कर लेते हैं। छोटे बच्चे, क्लास 6-7 के बच्चे, उनके लिए छोटे छोटे एग्जाम्स आजकल आ गए, ISO, IMO। छोटा सा बच्चा है, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग में 60 फ्लैट हैं, तो 60 फ्लैट में जो डिफरेंट फैमिलीज रहती हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बैग टांग के जा रहे होते हैं। भाई कहाँ जा रहा है? एक आध बार मैंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा हूँ। मैं कौन सी क्लास में? 2nd क्लास में। ट्यूशन में क्या पढ़ते हैं? मैडम पढ़ाती हैं। 2nd क्लास का बच्चा ट्यूशन जा रहा है। एक मैडम आती हैं पढ़ाने के लिए, तो उनसे एक दिन पूछा, आप कहाँ पढ़ाते हो? कि सर यहाँ एक स्कूल है लॉरेंस एंड मेयो, उसमें पढ़ाते हैं। अच्छा, आप जिसको पढ़ाने आते हो वो कौन सी क्लास में? वो फर्स्ट में। फर्स्ट क्लास का बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। तो फर्स्ट क्लास के बच्चे की मम्मी से पूछा कि भैया ये काय को ट्यूशन की, फर्स्ट क्लास में ट्यूशन पढ़ते हैं क्या? इसमें ऐसा क्या है, फर्स्ट क्लास में कोई नासा का कोर्स करा रहे हैं क्या? कि नहीं नहीं, वो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, ISO IMO, उसमें पढ़ना जरूरी है। तो भैया ISO IMO पढ़ के क्या होगा? तो कुछ नहीं। मैं कोई इससे कोई IIT में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा क्या? कि नहीं नहीं। तो किस लिए होता है? कि बस लोगों को दिखाने के लिए होता है कि हमारा बच्चा IMO क्वालिफाइड है। मैं उसकी जान लोगे क्या? 2 साल, 2nd क्लास का बच्चा है, 7 साल का उम्र है उसकी, खेलने दो यार, उसको जीवन जीने दो। तो वहां वो छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है इन एग्जाम्स में, क्या एक महान गायक अपनी आवाज से किसी बिल्डिंग के कांच तोड़ सकता है? कैन अ ग्रेट प्लेबैक सिंगर बाय हिज वॉइस ब्रेक द ग्लासेस ऑफ द बिल्डिंग? तो बच्चा लिख के आता है नो, क्योंकि छोटा सा बच्चा है। बोले मैं तो गाना दिन भर ही गाता हूँ, कहाँ कांच टूटता है? द आंसर इज यस। जब किसी व्यक्ति के गाने की आवाज की फ्रीक्वेंसी ग्लास के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो ग्लास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा और वहीं क्रैक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक सोल्जर्स की रेजिमेंट जब किसी लकड़ी के पुल को क्रॉस करती है तो मार्च पास नहीं करती, लेफ्ट राइट करके नहीं चलती, क्यों? अगर सोल्जर्स की रेजिमेंट किसी लकड़ी के पुल को क्रॉस करते समय लेफ्ट राइट करते हुए चले, तो आगे जब सारे के सारे एक साथ लेफ्ट पैर रखेंगे तो उससे जो वेव्स एमिट होंगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी झूले के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो झूला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हुए टूट जाएगा। तीसरा, कोटा में आए हो तो तीसरा एग्जाम्पल देखना चाहिए था, सिटी मॉल के पास रेजोनेंस। सिटी मॉल के पास रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट सबने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो अब देख लेना भैया। ये रेजोनेंस इंस्टीट्यूट मेरे सामने इन द ईयर 2003 खुला था। मैं कोटा में 2000 में आ गया था। उस समय कोटा में 3 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, ABC, एलन, बंसल और कैरियर पॉइंट, केवल 3 इंस्टीट्यूट्स। और पढ़ाने वाले भी हम केवल 4 टीचर होते थे, फिजिक्स में 4, केमिस्ट्री में 4, मैथ्स में 4।
ये तो अब फौज हो गई है, भीड़ हो गई है अब तो कोटा में। अब तो हर बच्चा IITian बनना चाहता है, और हर जिस व्यक्ति के पास कोई नौकरी नहीं है वो सब टीचर बनना चाहते हैं। दोनों ही बातें हो गई। पहले केवल 4 ही टीचर होते थे हम। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स में 1800 बच्चा आता था, केवल 1200 1500, ज्यादा बच्चा नहीं था। पूरा कोटा बहुत अच्छा था, शांत माहौल था। अब तो देखो 1-1 लाख बच्चा हो रहा है यहाँ पे, 2-2 लाख, 1-1 लाख। यहाँ तो बच्चा पैदा होते हैं, बोले कोटा जाएगा, क्या करेगा? बोले कोटा तो जाएगा, फिर देख लेंगे मेडिकल करेगा या IIT करेगा, कोटा भेजेंगे। तो उस समय इन द ईयर 2003 RK वर्मा सर, जो बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे, जो आजकल रेजोनेंस के डायरेक्टर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं मेरे जैसी। गलत बोल रहा हूँ क्या यार? अगर गलत बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं है। तो ये क्या हुआ, बंसल क्लासेस में इनका एक दिन बंसल साहब से कोई बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, इन्होंने इंस्टीट्यूट छोड़ दिया बंसल। इन्होंने कहा मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा, और इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। जब इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला तो इन्होंने नाम 1 महीने तक कुछ रखा ही नहीं। एक कमरे में पढ़ाने लगे जवाहर नगर में। तो मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर इंस्टीट्यूट कब खुल रहा है? सब लोग, हम लोग बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे, अभी भी हैं पुराने लोग, कि सर बस अगले महीने लॉन्चिंग रखेंगे। तो मैंने सर नाम सोचा क्या? कि नहीं, नाम तो कुछ नहीं सोचा। तो मैंने सर अपना ही नाम रख लो, RKV क्लासेस, बंसल क्लासेस है, RKV क्लासेस। कि नहीं नहीं सर, अपने नाम से नहीं चलाना। तो फिर 8-10 दिन निकल गए, फिर सर से पूछा, सर कुछ नाम समझ में आया क्या? बोले यार मैं सोच रहा हूँ रेजोनेंस नाम रख लें। तो मैंने सर रेजोनेंस रख लेते हैं, क्या सोच के रख रहे हैं अपन, ये भी पता चल जाए। तो जवाब था, अगर मेरे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर की फ्रीक्वेंसी मेरे यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो स्टूडेंट के सिलेक्शन की संभावना मैक्सिमम हो जाएगी। ये सोच थी जिसने रेजोनेंस को 2003 में जन्म दिया। 30 बच्चों से ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था, और 2 साल पहले इसमें 35,000 बच्चे पढ़ते थे IIT के। और इनके रिजल्ट के समय एक ऐड आता था FM पे कि एवरी सेकंड स्टूडेंट इन IIT इज फ्रॉम रेजोनेंस। ये इनकी टैग लाइन थी। एक आध बच्चा सोच रहा होगा सर एलन में पढ़ाते हो, रेजोनेंस की तारीफ कर रहे हो। पुराने लोग हैं हम लोगों की, कोई किसी से बुराई बुराई लड़ाई वड़ाई नहीं है, हमारे सब दोस्ती हैं। फिर वो बाई चांस रेजोनेंस से रिलायबल बना, और रेजोनेंस धीरे धीरे अभी चल तो रहा है, लेकिन वो उस फ्लो में नहीं चल रहा। अपने काम की चीज ये है कि किसी भी क्वेश्चन में रेजोनेंस शब्द लिखा है तो वहां अपने को 2 फ्रीक्वेंसीज मैच करनी है, इक्वेट करनी है। ज्यादातर क्वेश्चंस में फॉर्क होगा, वायर होगा, ऑर्गन पाइप होगा, कुछ भी होगा, लेकिन अपने को ये 2 फ्रीक्वेंसीज बराबर करनी है। तो ये अपने क्वेश्चन में अपने को करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सोनोमीटर नाम से जब क्वेश्चन आएगा तो सोनोमीटर का मतलब तो केवल वायर होता है, लेकिन अगर रेजोनेंस शब्द लिख दिया तो इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन में प्रेजेंट 2 फ्रीक्वेंसीज को इक्वेट करना है। पहले चैप्टर में केवल रस्सी रस्सी का डिस्कशन अपन ने किया, ये सब रस्सी रस्सी के केसेस चल रहे थे, रस्सी हो वायर हो, बस इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं किया। सेकंड चैप्टर में केवल साउंड का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड को यानी वेव्स को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। 3 तरीके की वेव्स फ्रीक्वेंसी के बेस पर क्लासिफाई होती हैं। सबसे पहली जिसको कहते हैं इंफ्रासोनिक्स, सेकंड जिसको कहते हैं ऑडिबल, और ऑडिबल का ही दूसरा नाम है साउंड वेव्स, जो अपने चैप्टर का नाम। तीसरी को कहते हैं अल्ट्रासोनिक्स। इंफ्रासोनिक्स एक ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, अल्ट्रासोनिक्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है, और ऑडिबल की फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में है। ऑडिबल का मतलब जो ह्यूमन ईयर को सुनाई दे और समझ में आए, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, आपको मेरी आवाज सुनाई तो दे रही है, समझ में भी आ रही है, वो ऑडिबल है। इंफ्रासोनिक्स का मतलब हो सकता है सुनाई दे जाए पर समझ में ना आए। जानवरों की आवाज सुनाई तो देती है, समझ में नहीं आती। अल्ट्रासोनिक्स भूकंप के समय, अर्थक्वेक के समय जो वेव्स आती हैं, पता नहीं चलता, 1-2 बिल्डिंग गिरती हैं तब पता चलता है कोई वेव आई थी। तो ये हमारा डिस्कशन इसके बीच में है। हम इनको फ्रीक्वेंसी के बेस पर याद करते हैं। एग्जामिनर ने एक बार वेवलेंथ के फॉर्म में पूछ लिया। लैम्डा का फॉर्मूला अपन लिखते हैं V/N। कल के लेक्चर में कराएंगे कि साउंड की वेलोसिटी होती है 332। एक बार फ्रीक्वेंसी 20 रख के लैम्डा निकाल लें, और एक बार 20,000 रख के लैम्डा निकाल लें। अब दोनों को निकालने के बाद अब देखो वेवलेंथ के रेंज में कैसे लिखेंगे। जैसे ये बिलो 20 है तो यहाँ 20 से कम वैल्यू रखें तो लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 16.6। अबाउट 20,000 यहाँ रखेंगे तो लैम्डा विल बी लेस देन 1.66। बिटवीन 20 to 20,000 लैम्डा इज इन बिटवीन बोथ। तो ये डिस्कशन है जो केवल इस पर सीमित है। साउंड वेव्स की बात अपने को करनी है। कुछ पुरानी बातें याद करा दूं जो पहले दिन वेव में डिस्कस कराई। जिनको याद है वेल एंड गुड, जिनको याद नहीं है वो पहली बार सुन लो। सबसे पहली बात, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल SHM करेगा। साउंड वेव्स के लिए मीडियम कंपलसरी होता है। 2 व्यक्ति मून के सरफेस पर एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इन वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज का मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में इनको नहीं भेज सकते। ये वेव्स दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ
कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। पहले केवल लिखा था, आज इसका मीनिंग समझ लो, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन का मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कम क्लोजर टू ईच अदर। रेयरफैक्शंस पे पार्टिकल्स दूर दूर, कंप्रेशन पे पास पास, रेयरफैक्शन पे दूर दूर। कंप्रेशन पे पास पास, रेयरफैक्शन पे दूर दूर। अगर मीडियम के पार्टिकल्स पास पास होंगे तो डेंसिटी ज्यादा, दूर दूर तो डेंसिटी कम। जब डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, जब डेंसिटी कम तो प्रेशर कम, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं। रस्सी में और यहां अंतर, रस्सी में वेव की इक्वेशन लिखते थे y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस चैप्टर में साउंड की इक्वेशन लिखते हैं p बराबर p नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। साउंड हमेशा प्रेशर वेरिएशंस के फॉर्म में चलता है। एग्जाम में नहीं पूछते, आज से 10 साल बाद कभी कोई हायर स्टडीज में पूछ ले कि साउंड किस तरीके से प्रोपोगेट करता है, तो साउंड प्रेशर वेरिएशंस के फॉर्म में चलता है। कैसे? इस कमरे में सब जगह एयर है, मैं जब बोलता हूं तो मेरे बोलने से ये जो माउथ के पास जो एयर पार्टिकल्स हैं इनको एनर्जी मिलती है, ये अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, एसएचएम करते हुए जहां तक जाते हैं वहां पर प्रेशर बढ़ता है, जहां से हटते हैं वहां प्रेशर कम हो जाता है। मैं बोलना बंद करता हूं तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करके वापस आते हैं, तो जहां पर आते हैं वहां प्रेशर ज्यादा, जहां से हटते हैं वहां प्रेशर कम। साउंड हमेशा प्रेशर वेरिएशंस के फॉर्म में चलता है। इस साउंड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब आवाज को पहचानना, साउंड को पहचानना, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पिच, और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी। पहली कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिससे हाई और लो साउंड के बीच में अंतर पहचान में आता है। कुछ लोगों की आवाज बहुत तेज होती है, कुछ लोगों की आवाज बहुत स्लो होती है, इनबिल्ट होती है। जैसे ये जब डक चल रही है ना, तो मैं अंदर से बहुत फोर्स लगा रहा हूं तब जाके आवाज आ रही है, नहीं तो मेरी आवाज ऐसी है जैसे अगर मैं माइक बंद करके बोलूं। नॉर्मल आवाज है मेरी। मैं इससे ज्यादा जब बोलता हूँ ना तो मुझे चिल्लाना पड़ता है, अंदर से गले पे प्रेशर पड़ता है। तो कुछ लोगों की आवाज बहुत तेज होती है, कुछ की आवाज बहुत धीमे होती है। जिनकी आवाज बहुत तेज होती है उनकी आवाज का इंटेंसिटी लेवल बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ कुछ टीचर्स हैं, इनकी आवाज बहुत तेज है, नाम नहीं ले रहा लेकिन वो अपने आप एम्प्लॉइड है, आप बहुत सारे टीचर्स से पढ़े हो, आपने देखा होगा, कुछ तो बैंकर चिल्लाते हैं और कुछ की आवाज नहीं निकलती। मैं एक्चुअली पिछले 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, मैंने हर तरीके के लोगों के साथ पढ़ाया। नए लड़कों के साथ पढ़ाया, नए लड़के मतलब जो बिल्कुल अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हो, और कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया, फिर उनके साथ भी पढ़ाया। जैसे मैथमेटिक्स में एक सर हैं, आपको हो सकता है पढ़ाया हो, जयंत बोला सर, वो मेरे 2006 के स्टूडेंट हैं, मुझसे पढ़ते थे। 2010 में वो पास आउट हुए, फिर वो एलन में 2010 में आ गए। अलजेब्रा पढ़ाते हैं वो, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। मेरे ख्याल से नीचे वो डी में उन्होंने पढ़ाया था, मैं और वो पैरेलल में पढ़ा रहे थे डी में। इसी तरीके से और भी कुछ लोग हैं। तो कुछ लोगों की आवाज क्या है, बहुत तेज होती है, तो जब मैं नए लड़कों के साथ पढ़ाता हूँ तो वहां मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो तो पढ़ाते हैं चिल्ला चिल्ला के और मैं पढ़ाता हूँ धीरे। तो उनको देख के कई बार सोचता हूँ कि मैं भी जोर से चिल्लाऊं, तो चिल्लाने की कोशिश करता हूँ तो चिल्ला नहीं पाता। तो 1-2 बार मैंने घर पे प्रैक्टिस की चिल्लाने की, तो मैडम ने कहा औकात में रहा करो, तो मैं चिल्ला ही नहीं पाया कभी भी, क्योंकि जो हैबिट घर पे पड़ी होती है वही हैबिट आगे तक चलती रहती है। तो कुल मिला के लाउडनेस से औकात पता चलती है। मिलिट्री में जो आदमी कमांड देता है उसकी आवाज का लाउडनेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। अपने अगर आपने बॉर्डर पिक्चर देखी हो तो सनी देओल जब चिल्लाता था तो पूरी रेजिमेंट को सुनाई देता था, वो लाउडनेस था। जंगल में शेर के दहाड़ने की आवाज का लाउडनेस लेवल ज्यादा होता है। तो ये सब लाउडनेस के एग्जाम्पल्स। पिच का मतलब होता है श्रिल और ग्रेव साउंड के बीच में अंतर पहचानना। श्रिल का मतलब होता है तीखी, ग्रेव का मतलब होता है भारी, और पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। कुछ लोगों की आवाज बहुत पतली होती है, लता मंगेशकर की आवाज बहुत पतली है थी, सॉरी। लता मंगेशकर की आवाज अपने आप में मतलब 1949 से लेके अब तक 2022 तक हर हीरोइन पर सेट बैठती थी। आवाज में इतना खतरनाक वेरिएशन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मतलब एक युग होता है, हम लोग जब और थोड़ा सा एज उसमें चले जाएंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे कि हम उस एरा में रहते थे जिसमें लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ हम सर्वाइव करते थे। अमिताभ बच्चन फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एट द एज ऑफ 72 या 74 ही इज वर्किंग मोर देन हिज सन। 74 ईयर्स की एज में एनर्जी बचती नहीं है, क्योंकि मेरे फादर की एज 74 है, मैं देखता हूँ वो इतने डल रहते हैं कई बार, और अमिताभ बच्चन को देख के मुझे लगता है कि यार कितनी एनर्जी है। इसको देख के हम हमेशा अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी भरने की कोशिश करते हैं। इफ ही कैन डू एट द एज ऑफ 74 देन व्हाई वी कांट डू एट द एज ऑफ 40s। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अमिताभ बच्चन की आवाज बहुत भारी है, बहुत मोटी है, उनकी उसकी आवाज का पिच और फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत लो है। जिसकी आवाज की पिच बहुत ज्यादा होती है उसकी आवाज तीखी होती है, पतली होती है। जैसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज बहुत तीखी होती है। अगर सुबह 5 या 6 बजे रो रहा हो तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए और देख लेना चाहिए कि बच्चा अपना ना हो। तो दैट इज पिच। हालांकि बच्चे से ज्यादा उसकी मम्मी की आवाज तीखी होती है और उसको फेंकना बहुत मुश्किल है। क्वालिटी
क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम इंटेंसिटी की आवाज को आइडेंटिफाई करना या डिस्टिंग्विश करना क्वालिटी कहलाता है। कई बार होता है प्ले हम एफएम पे गाना सुन रहे होते हैं, तो एफएम पे गाना सुन के ये पहचान लें कि इस प्लेबैक सिंगर ने गाया है, दैट इज क्वालिटी। पास वाले कमरे में कोई सर पढ़ा रहे हैं और अपन यहाँ बता दें कि इस वाले सर की आवाज है, दैट इज क्वालिटी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और उससे बता दें कि ये गिटार की आवाज है, तबले की आवाज है, दैट इज क्वालिटी। तो क्वालिटी मीन्स टू आइडेंटिफाई द साउंड विदाउट सीइंग हिम और हर, बिना देखे केवल आवाज से पहचानना, दैट इज क्वालिटी। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आया, और वो भी न्यूमेरिकल। वो अगले टर्न पे न्यूमेरिकल लॉ आएगा, वेबर फेचनेस लॉ, जहां पे लाउडनेस के ऊपर क्वेश्चन आया, अभी तो केवल बेसिक बताया। करो कॉपी और लिखो एग्जाम्पल सबके ऊपर। पहले ये नहीं होता था, जो अब होता है ना, ये पहले क्लास बड़े आराम से चलती थी। अभी हो रहा है ना, किसको कितना भी समझा लो लेकिन सुनते नहीं है। कल डांटा था ना, कल इनको बोला था कि आवाज मत करो, उन्होंने कहा हम तो करेंगे, आपकी मर्जी आए तो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। अब नहीं पढ़ाओ तो लॉस बच्चे का है, तो इसलिए आवाज में भी सर्वाइव करना पड़ता है। लिखो लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, क्वेश्चंस भी करना है। आशीष, ये मैन की आवाज की फ्रीक्वेंसी तो लिखी है 20 से 20 हजार, वुमेन की थोड़ी लिखी है। आदमी और औरत दोनों की आवाज की फ्रीक्वेंसी सेम होती है 20 से 20 हजार के बीच में। ये नहीं पूछना आपकी बाकी किसकी क्या होती है, इन दोनों की पता है मुझे। क्या इसको सुना जा सकता है? बिल्कुल सुना जा सकता है। आप भी जोर से बोलो, अरे भैया मेरे में हिम्मत नहीं है। चलेगा, नॉट मैन, माइंड। माइंड की आवाज मुझे नहीं पता यार, मैं इतना बड़ा वो क्या कहते हैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, माइंड की आवाज नहीं पता मुझे। हाँ? कि माइंड की आवाज आ रही होगी तुम्हारे माइक में। कल से आपका हीट वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, थर्मल फिजिक्स। बेटा वो एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि आपका 21 तारीख से पेपर स्टार्ट है और 20 या 19 से क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो अगर मैं पढ़ाऊंगा तो 12-13 तारीख तक तो ये खत्म होगा, फिर खत्म ही नहीं हो पाएगा, आपको आपको एग्जाम बिना उसके देना पड़ेगा। तो इसलिए कल से क्लास स्टार्ट हो रही है एक और।
ठीक है ना। जब आप 20,000 से इसको डिवाइड करोगे तो इससे क्या आएगा, 0.0166 मीटर। तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। आप मीटर में लिखना चाहो इसको तो लिखो ना 0.01। मीटर में भी लिख सकते हो, या दूसरे वाले को सेंटीमीटर में लिख सकते हो, यहाँ पे 1660 सेंटीमीटर आ जाए। हो गया बेटा, लिख लिया। चलो जल्दी से बात बंद करो और कुछ क्वेश्चन
लिखो, उसके बाद फिर कुछ उधर से भी लें, ऑप्टिक्स से भी कुछ पार्ट लें। A string of length 40 centimeter, a string रस्सी of length 40 centimeter is clamped at both ends. Clamped means कसना, CLAMPED. A string of length 40 centimeter is clamped at both ends. If stationary waves are produced, then find the maximum wavelength of the wave. Then find the maximum wavelength of the wave. JEE Mains 2010. वेवलेंथ वाला फॉर्मूला ये था। लैम्डा मैक्स लेंथ गिवन है, लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब एन मिनिमम होगा 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ फोर प्रोग्रेसिव वेव्स, the equation of four progressive waves are, the equation of four progressive waves are, equations बोर्ड पे लिखी हैं बच्चे, बोर्ड से लिखो। Then which two waves superposed to give, then which two waves superposed to give destructive interference, then which two waves superposed to give destructive interference and which will give stationary wave, then which two waves superposed to give destructive interference and which will give stationary wave. JEE Mains 2011। कल लिखा था स्टेशनरी वेव के लिए दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलना चाहिए। थर्ड और फोर्थ का साइन देखो, एक प्लस एक माइनस, यानी थर्ड और फोर्थ के सुपरपोजिशन से स्टेशनरी वेव बनेगी। इंटरफेरेंस में सब सेम होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड को देखो, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, दोनों में प्लस यानी डायरेक्शन सेम, तो फर्स्ट और सेकंड से इंटरफेरेंस होगा। A progressive wave y is equal to a sin kx minus omega t, बोर्ड पे से देख के लिखो। A progressive wave y is equal to a sin kx minus omega t is superposed with another wave, is superposed with another wave to form a stationary wave, to form a stationary wave in which node is formed at x equals to 0, in which node is formed
at x equal to 0, then the equation of second wave is बोर्ड पे देखो दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक 2006 का है, एक 2013 का है। एक मैं कराता हूं, दूसरा आप बताओगे। यहां देखो सारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस चार ऑप्शन से ढूंढे जाते हैं, इनका सोल्यूशन नहीं है, चार ऑप्शन से ढूंढना है। देखो कैसे, स्टेशनरी वेव के लिए दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्वेश्चन में माइनस दिया है तो आंसर में प्लस आएगा। प्लस वाले तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई एक आंसर है। अगर क्वेश्चन में साइन दिया है तो आंसर में भी साइन आएगा, क्योंकि फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में जो होते हैं वो साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी ऐसे होते हैं। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता साइन सी प्लस कॉस डी, तो ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। उसको देखने का तरीका, पहले इसे थर्ड ऑप्शन के साथ चेक करो। चेक करने का तरीका, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c+d/2 cos c - d/2। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है x बराबर 0 पर नोड बन रहा है, यानी x बराबर 0 पर y 0 आना चाहिए। यहां रख के देखो, x की वैल्यू 0 रखने पर y 0 आ रहा है क्या? आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया। फोर्थ भी चेक करा देता हूं, मान लो इसको 4 से चेक करते, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c+d/2 sin c - d/2। तो यहाँ x बराबर 0 रखते तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी ये टर्म 0 नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन गलत है। तो मेन काम केवल ये करना है कि दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो देख के फिर उसके बाद फॉर्मूला देख लेना है। करो कॉपी और उसको देख के जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन लिखो। A progressive wave y is equal to a cos kx minus omega t, बोर्ड पे से देख के लिखो। A progressive wave y is equal to a cos kx minus omega t is superposed with another wave to form a stationary wave in which node is formed at x equal to 0, in which node is formed at x equal to 0, then the equation of second wave will be, चार ऑप्शंस दिए हैं भैया। ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, जेई मेंस 2013।
हाँ भाई, क्या आंसर आना चाहिए? क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है उसमें माइनस साइन है, तो आंसर में प्लस आना चाहिए, प्लस वाले दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। जेई मेंस की देखो कितनी बड़ी बेवकूफी, सॉल्व भी नहीं करना था। कैसे? कॉस 90 प्लस थीटा साइन, और अभी कहा था कि साइन और कॉस में सुपर पोजिशन नहीं हो सकता, तो सॉल्व भी नहीं करना था। ये आंसर देगा नहीं तो बच्चा हुए को आंसर देना पड़ेगा। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस सी माइनस कॉस डी दोनों साइन आ जाते हैं, एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर जीरो आ जाएगा। एंटी नोड होता तो फिर आप डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम से इक्वेट कर देते, कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 से इक्वेट करते। नेक्स्ट, अ प्रोग्रेसिव वेव, a progressive wave y is equal to a sin omega t minus kx. A progressive wave y is equal to a sin omega t minus kx is superposed with another wave, is superposed with another wave, बोर्ड पे लिखा है y equal to a sin omega t plus kx t minus kx. A progressive wave y is equal to a sin omega t minus kx is superposed with another wave, is superposed with another wave, बोर्ड पे लिखा है y equal to a sin omega t plus kx to form a stationary wave, to form a stationary wave. Then find the position of nodes, then find the position of nodes. डेरिवेशन करना है पूरा, कल भी कराया आज भी कराया। दो इक्वेशंस को सुपरपोज करो और नोड्स का मतलब जीरो से इक्वेट करो। सुपरपोजिशन कराओ, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नोड्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो से इक्वेट करके नोड्स की पोजीशन यानी एक्स निकालना है। कॉस थीटा जीरो कब होता है? यस, 2n+1 पाई बाई टू पर। के को लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, तो पाई से पाई कट जाएगा, एक्स बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 4। ये जेई मेंस ने डेरिवेशन पूछ लिया। इन्होंने पूछा था मुझसे कि सर अगर नोड्स की जगह एंटी नोड होता तो डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करते, कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो एन पाई से इक्वेट कर देते। +-1, एम्पलीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। ये बोर्ड पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, लाइन से लिखे हुए हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज 4 सॉल्व हो रही है पूरी, और ये भी पता चल रहा है कि पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। The displacement of particle at t equal to 0, the displacement of particle at t equal to 0 is, बोर्ड पे लिखा है y equal to 1/1 plus x square, and at t equal to 2 seconds is, and at t equal to 2 seconds is y equal to 1/1 plus x minus 1 का whole square. Then find the wave velocity. आईआईटी का क्वेश्चन जेई मेंस में आया, वेव वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकालो टाइम से डिवाइड करो।
दो इक्वेशन दिए हैं तो दो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। पहली इक्वेशन से x1, दूसरी से x2। यस, पहली से x की वैल्यू निकालो, दूसरी से x की वैल्यू निकालो और फिर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। जैसे पहली वाली को सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इससे x मिल जाएगा 1/y-1 का रूट। ऐसे ही दूसरी वाली से x मिल जाएगा 1/y-1 + 1। यहाँ रख दो तो ये कॉमन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्टिक्स वाली शीट निकालो, दो तीन क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 के बताऊं, 4 के सॉरी। भैया जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसको एक बार कर जरूर लेना बच्चे, क्योंकि ऐसे के ऐसे एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं विदाउट एनी डेटा चेंज, डेटा भी नहीं बदल रहा। चलो जरा ध्यान से सुनना थोड़ा सा। एक्सरसाइज 4 में कुछ कराया है, अभी कुछ नहीं कराया, आज शुरू कर रहे हैं। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको जो करा रखा है, मेरे पास मार्क हैं। पहले पेज पे 1, 2, 3, 5, 6 करा दिए, फोर्थ नहीं कराया। दूसरे पेज पे 7, 9, 10, 11 करा दिया है। दो क्वेश्चन नहीं कराए हैं, 8 और 12। तीसरे पेज पे 13, 14, 15, 17, 18 करा दिए हैं। एक नहीं कराया, 16। ठीक है ना? बाकी बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले 3 पेज आज डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन हर पेज पे है। अच्छे से सुनना भैया, ये अगर एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। मैं किसी से पूछ नहीं रहा कि आपने किए कि नहीं किए। आपने नहीं किए तो भी मैं करा रहा हूँ, कर लिए तो चेक कर लो कि मेथड अप्रोच सही थी। An object 2.4 meter is placed in front of a lens whose real image is formed 12 centimeter behind the lens on the screen. ये जो इतना डेटा दिया है इसका काम पहले फोकल लेंथ निकालने के लिए। समझो, कॉपी मत करो, ऐप पे सब मिल जाएगा, क्योंकि मेथड अप्रोच मिलना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। सॉल्यूशन तो वैसे ही सब है। तो पहले डेटा से फोकल लेंथ मिली। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है नाउ अ ग्लास प्लेट 1 सेंटीमीटर थिक हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड स्क्रीन। इसके रखने से क्या होगा? रेज या शिफ्ट होगा, जिसका फॉर्मूला अपने पास लिखा है एच एक्चुअल 1-1/μ, शिफ्ट हो गया 1/3 का। यानी स्क्रीन अपनी जगह से 1/3 सेंटीमीटर आगे आ गई। पहले स्क्रीन का डिस्टेंस था 12, 1/3 आगे आ गई तो डिस्टेंस बचा 12 - 1/3, 35/3। क्वेश्चन में लिखा है लास्ट लाइन में एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड सो दैट इमेज इज अगेन फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। एक बार फिर लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ निकाल ली, इमेज को वापस वहीं बनाना है स्क्रीन पर, तो इमेज का डिस्टेंस 35/3 और यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंस फॉर्मूला 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8 और भी प्यारा क्वेश्चन, और जो भी प्यारे क्वेश्चन होते हैं वो सब एडवांस से आते हैं। अच्छे से सुनना। करवा दिया? चलो थैंक गॉड, एक बच गया। 12th बताओ, 12th नहीं कराया ना? 12th मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आता। अच्छे से सुनना भैया, बार बार बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार सब कुछ बताने के बाद भी आप समझते नहीं हो, फिर क्या करते हो, फोटो खींच खींच के NN+ पे पोस्ट कर देते हो, सर इसको समझा देना। तो मैं भी लिख देता हूँ कल क्लास में कराया था। तो इसलिए क्लास को ध्यान से सुन लो, बाकी ऐप पे बार बार देख लो। ये IIT 2010 का क्वेश्चन है, शीट में लिखा है IIT 2010। अच्छे से समझना, क्योंकि एक बार में कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल के एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन ये है, अब बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस 10। इमेज देखना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, लेंस पे टकराई। पहली कैलकुलेशन लेंस के लिए,
फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट 30 पर, यानी ऑब्जेक्ट 2f पर। लेंस में ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो इमेज 2f पर बनती है, पहली इमेज 2f पर बन गई, कोई डाउट? नो सर। अब यहां से लाइट रे चली, मिरर पे टकराई, सेकंड कैलकुलेशन मिरर के लिए। ये जो इमेज बनी ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, तो मिरर से डिस्टेंस कितना? ये 30, ये 10, तो बचा 20। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पर पीछे इमेज, सेकंड इमेज बन गई 20 पे, कोई डाउट? नो सर। लास्ट में मिरर से टकरा के लाइट रे लेंस पर आएगी और लेंस से टकरा के बाहर निकलेगी, तो तीसरी कैलकुलेशन लेंस के लिए। लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला, फोकल लेंथ 15, इमेज बतानी है u, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये 20, ये 10, तो बचा 10। v निकालना था, तो यहां से v आ गया 6, यानी फाइनल इमेज लेंस से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगी। चार ऑप्शन में पूछा है प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 10 और 6 16। नेचर पूछा है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो मिरर में पीछे इमेज बनती है तो वर्चुअल, सामने बनती है तो रियल। एक आध बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, यू नेगेटिव नहीं लिया। साइन कन्वेंशन में बताया था द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरी बार की कैलकुलेशन में लाइट रे कहां से आ रही है? राइट से लेफ्ट। तो जब राइट से लेफ्ट आएगी तो साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाएंगे, यानी राइट साइड में नेगेटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव, इसलिए लेफ्ट का साइन पॉजिटिव लिया। सॉल्व करके जब पॉजिटिव आया तो उसको भी लेफ्ट में ही बनाया। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया था। इसके बाद तीसरे पेज पर आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ छूटा हुआ है, वो बहुत लल्लू है, हालांकि है वो भी आईआईटी का क्वेश्चन। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसों को जोड़ दिया। प्लेनो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है r/μ-1। तो पहले दोनों की फोकल लेंथ निकाल लें। जोड़ते समय दो लेंस जब कांटेक्ट में होते हैं तो फॉर्मूला होता है 1/f1 + 1/f2। तो यहां से दोनों की फोकल लेंथ को जोड़ के नया लेंस मिल गया बाइकॉन्वेक्स। क्वेश्चन में लिखा है इस नए लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट को 40 पर रखें तो इमेज कहां बनेगी? देखो 20 का डबल, यानी ऑब्जेक्ट 2f पर है, ऑब्जेक्ट 2f पर तो इमेज 2f। या आईआईटी में ज्यादातर क्वेश्चंस 2f पर आते हैं, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। एक कल या परसों शायद हुआ था। तो 3 पेज पे मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो गए, बाकी आप चेक कर लो एक बार, कोई क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं हुआ हो आपसे। नहीं, 3 पेज की बात हो रही है अभी, अब कल के लिए है अगले 3 पेज। कल तो खैर मेरी क्लास ही नहीं है, कल मैं थोड़ा सा, मेरे को काम है यार, तो इसलिए मैं लीव पे हूँ। मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए उनको लेकर डॉक्टर्स के पास भाग रहा हूँ मैं। तो इसलिए कल तो मैं लीव पे हूँ, बाकी परसों अपन इसके बाकी के 3 पेज सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।